अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी एम्बेसडर अशोक सज्जनार साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you. Great pleasure, Arzu. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर क्या कहेंगे आप, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब और उसके साथ साथ जेलेंस्की साहब के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद एक हंगामा है, लेकिन अब लग ये रहा है कि वो जेलेंस्की जो है वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वहां पर गए थे, अमेरिका गए थे, बेसिकली उनका पर्पस था एक जो मिनरल डील थी साइन करने की। आपको, आपके जो देखने सुनने वाले हैं उन सबको मालूम होगा, जो ये प्रपोजल था प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का पिछले साल इलेक्शन के द्वारा, आइदर आई थिंक इट वाज इन मई और जुलाई और समवेयर, जब वो उनसे मिले थे डोनाल्ड ट्रंप, तब तो वो कैंडिडेट थे इसमें कैंपेन में, और उन्होंने उनको अपना विक्ट्री प्लान बताया था, क्योंकि वो चाहते थे जो अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उनको कैसे इंगेज किया जाए, जो वो भी अपना सपोर्ट करें यूक्रेन को। ये जो युद्ध हो रहा है, जंग हो रही है इनके रूस और यूक्रेन के बीच में, तो उन्होंने कहा था हमारे यहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये तो मालूम है, जो यहाँ पर उनका अमेरिका में तेल बहुत है, गैस बहुत है, और भी बहुत प्रकार के उनके पास खनिज पदार्थ हैं, नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज हैं, पर रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है। और रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत चाहिए, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसको चाहे आप कंप्यूटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, एयरक्राफ्ट्स में टाइटेनियम वगैरह की ज़रूरत होती है, हर चीज़ में आपको ये रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत है। और वो उसका ज़्यादातर जो क्वांटिटीज़ हैं वो चीन में है, और चीन में करीब 67%, 67% उसके हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब उन्होंने कहा ये वहाँ से वो मिनरल डील साइन कर लेंगे। और पहले तो उन्होंने एक उनके पास खत भेजा था, अग्रीमेंट भेजा था, $500 बिलियन आप हमें दीजिए। तो इसका लबोलबाब यही है आरजू, जो वो आए थे उधर मिनरल डील साइन करने, और उनको चाहिए था जो अगर सीज फायर हो जाता है, जैसे कि बातचीत चल रही है रूस और अमेरिका के बीच में, उनके विदेश मंत्री मिले हैं वहां पर रियाद में, फिर उनके डेलीगेशंस मिले हैं इस्तांबुल में, तो हमको कुछ सिक्योरिटी गारंटीज भी मिल जाए। सीज फायर जब होता है तो मतलब वो ड्यूरेबल पीस हो, ऐसा ना हो जो रूस फिर से आकर इन्वेट कर दे। परंतु वहां पर वो बात थोड़ी खराब हो गई, और उसमें जो उनके उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, वो भी उनके ऊपर बरस पड़े। और इस प्रकार का जो हमने वहां पर नज़ारा देखा, तो मैं तो कह सकता हूँ, मेरा 3 दशक से ऊपर का तजुर्बा है इसमें, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। ना तो इन पर्सन, मतलब मीडिया के सामने, बाहर इन फ्रंट ऑफ कैमरास, और ना ही जब दरवाजे बंद हो, बंद कमरे में अगर बातचीत हो रही हो, तब भी ऐसे एक दूसरे इतने ऊंचे लेवल पर, ओहदे पर ये जो नेता हैं ये विराजमान है, स्थित है, और वो एक दूसरे के साथ ऐसी बातचीत करना, ये कभी नहीं सुना है। सर एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने जंग रुकवानी है और इसीलिए जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल को उन्होंने एक बार फिर, आज हमारे मीडिया में आ रहा था कि हथियार जो है वो लेने के लिए उनको लोन दिया जा रहा है या उनको फंड किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। तकरीबन $4 बिलियन जो है बताए गए कि अभी दे दिए। तो ये दो तरह से क्यों बिहेवियर दिखा रहे हैं आपके ख्याल से? देखिए, मेरे विचार से तो ये वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी है, और डोनाल्ड ट्रंप की पर्टिकुलरली हिपोक्रेसी। वो आए तो कहते हुए जो मैं जंग नहीं चाहता हूं, मैं जंग खत्म करवाना चाहता हूं। कुछ तो उन्होंने कर दिया जो अपने आने से पहले ही 19 जनवरी को उन्होंने सीज फायर करवा दिया इसराइल में, इसराइल और हमास के बीच में। इसमें कतार, इजिप्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ये इन्वॉल्व रहे, परंतु वहां पर उन्होंने ये कर दिया। फर्स्ट फेज तो कम से कम वो पूरा हुआ, परंतु उसके बाद वो जिस प्रकार की धमकियां देते रहे हैं, जिसकी प्रकार की धमकी उन्होंने दी है हमास को, जिस प्रकार की धमकी उन्होंने दी है ईरान को, तो मैं नहीं समझता हूं, मेरी अपनी समझ में, और ये तो वेस्ट का पहले ही रहा है, जो वो कहते कुछ है और करते कुछ हैं, और अपने यहाँ कुछ करते हैं, बाहर कुछ और करते हैं।
तो मैं तो यही समझता हूँ बहुत ही सिलेक्टिव अप्रोच है उनका, क्योंकि यहाँ पर वो जानते हैं रूस के साथ मुझे मित्रता करनी है। उन्होंने तो बिल्कुल ही पूरे तरीके से 180 डिग्रीज अपना यूएस का फॉरेन पॉलिसी को बदल दिया है। परंतु वहां पर तो उनका कमिटमेंट है जो इजराइल को हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करना है। वहां पर जो अमेरिका में डोमेस्टिकली भी बहुत ही सपोर्ट है इजराइल के लिए। तो इसीलिए मैं तो ये समझता हूँ ये उनकी दोहरी जबान है, दोहरी उनका रवैया है और हिपोक्रेसी है, जिससे कि वो कहते एक जगह कहते कुछ हैं, दूसरी जगह करते कुछ हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर इससे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, इसलिए कि अगर वो इजराइल को तकरीबन 12 बिलियन के करीब बताया जा रहा है, 12 बिलियन देंगे, 4 बिलियन ऑलरेडी उन्होंने साइन कर दिए हैं, और दूसरी तरफ वो रशिया के लिए जो है वो कहते हैं कि जंग को रोक दे, और गल्फ कंट्रीज आपको इसमें कहाँ खड़ी दिखाई दे रही है? देखिए, गल्फ कंट्रीज का तो मैं समझता हूँ जहां तक जब भी गाजा में हो रहा था और जितने भी वहां पर लोग मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं और औरतें मारी गई हैं, फिगर्स तो वेरी करती हैं, पर जितनी भी फिगर हो 30 हो, 35, 40, 45, मतलब जो भी है मात्रा बहुत ज्यादा है जितने भी लोग वहां पर गाजा में मारे गए हैं। फिर उनका दूसरा कहना है तो इसमें आपने पूछा जो गल्फ स्टेट्स कहाँ खड़ी हैं, तो वहां पर अरब स्ट्रीट में तो बड़े वो हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, बड़े डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, पूरी दुनिया भर में हुए हैं, परंतु कोई कॉन्क्रीट एक्शन तो आपने नहीं देखा है किसी भी सरकार ने लिया हो, किसी भी सरकार ने वहां पर। और चाहे वो उनके नेबरिंग कंट्रीज हो या थोड़े दूर दराज के देश हो, प्रोटेस्ट जरूर हुए हैं, स्टेटमेंट्स बड़े आए हैं, परंतु कोई काम नहीं किया गया है जो वहां पर के जो लोग हैं, रेफ्यूजीज हैं, या उनकी सहायता करना है, या किसी प्रकार से इजराइल के ऊपर दबाव डाला जाए, या कैसे दबाव डाला जाए, ऐसे तो किसी ने। और जो ज्यादातर वो कहते रहे हैं जो पैलेस्टीनियन को अपना वो होमलैंड देना चाहिए, उनको पीसफुल जगह मिलनी चाहिए, टू नेशन थ्योरी, टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, वो कहते तो रहे हैं, पर उसमें उन्होंने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो यही मैं समझता हूं, जो स्टेटमेंट्स देने के लिए तो बहुत देश हैं जो कि स्टेटमेंट्स दे देते हैं, परंतु असल में जब जमीनी तौर पर काम करने की बात होती है तो वो फिर कोई नहीं कर पाता है। बिल्कुल ऐसा ही सर, और इसीलिए हम लोग भी हैरान हो रहे थे कि ये इजराइल को एक तरफ से हथियार के लिए पैसा दे रहे हैं और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं अमन की। लेकिन सर अगर पाकिस्तान की बात हम करें तो 2-3 दिन से फिर हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जी अगर यूथ जो है वो फौज का साथ दे और फौज के साथ रहे तो हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। इस किस्म की एक डर खौफ इमरान खान के बाद से जो है वो फौज में या कह लीजिए कि लीडरशिप में देखने में आ रहा है। अभी लेटेस्ट एक दिन पहले 2 दिन पहले जो है ब्लास्ट भी हुआ है, दोबारा से कुछ लोगों की केपीके में जान गई है। तो क्या लग रहा है आपको कि ये लोग क्या संभाल नहीं पा रहे हैं? फौज भी कुछ घबराई भी लग रही है, बार बार जो है यूथ को कहा जा रहा है कि साथ खड़े रहे। क्या यूथ बाहर जाता हुआ इनको दिखाई दे रहा है इमरान खान की वजह से? जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, जो वहां पर ज्यादातर अब जो सपोर्ट भी है काफी है। अब बहुत सारे उन्होंने मेरे विचार से तो उन्होंने बहुत कोशिशें कर ली हैं, बहुत प्रयास कर लिए हैं जो इमरान खान को दबाया जाए, उसके सपोर्ट को है वो खत्म किया जाए, पर उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ शायद लोगों के जहन में ये भी होगा, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार आए थे तो उनका और इमरान खान का जो रिश्ता था वो बहुत ही अच्छा था, मीनिंग ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। शुरुआत में तभी उन्होंने, आपको याद होगा जब वो गए थे वहां पर व्हाइट हाउस में, उनको बुलाया था मेरे विचार से, तब उन्होंने इसीलिए अप्रोच किया था पाकिस्तान को, क्योंकि उस समय वो तालिबान से अपने कांटेक्ट बढ़ाना चाहते थे और क्योंकि अपनी फौज को वहां से निकालना चाहते थे। नहीं तो पहले तो उन्होंने 2018 में ये कह दिया था जो वहां पर जो भी 33 बिलियन डॉलर हमने दिए हैं ये आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, ये सब हमको बेवकूफ बनाया है पाकिस्तान ने और अब आगे से नहीं होगा। आपको याद होगा 1 जनवरी 2018 का ये ट्वीट था। परंतु फिर 2019 आते आते
उन्होंने बिल्कुल अपना रुख बदल लिया और इमरान खान को व्हाइट हाउस में बुला लिया। और उस समय वहां पर बैठकर सभी को, आपको याद होगा, आपके सुनने देखने वालों को याद होगा, ये उन्होंने कहा था मैं तो वे मीडिएट करने के लिए भी तैयार हूँ, कश्मीर के मुद्दे पर मैं मीडिएट करने के लिए भी तैयार हूँ। तो वो मेरे ख्याल से उस समय इमरान खान से काफी इम्प्रेस थे। तो शायद जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उन्होंने ये सोच रहे होंगे जो अब आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो शायद उनकी तरफ से कोई सहायता मिल जाए, और वहां से उन्होंने कुछ काफी $1 मिलियन तो वहां पर F-16 के सर्विसिंग के लिए और अपग्रेडेशन के लिए भी दे दिया है उन्होंने अभी। तो उससे भी थोड़ा सा उनको ये हो रहा होगा। परंतु मेरे ख्याल से अब जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के रेडार स्क्रीन से, मेरे विचार से, निकला हुआ है, क्योंकि अभी अमेरिका के रेडार स्क्रीन पर बहुत और अर्जेंट और इमीडिएट इश्यूज है। और इसीलिए यहाँ पर जो आपकी देश में जो आर्मी है वो थोड़ा सा ये महसूस कर रहे होंगे जो कहीं ये आ जाते हैं फिर से अगर कुछ वो सपोर्ट वगैरह उनकी तरफ दिखाएं। और संभल नहीं रही है चीज, क्योंकि आप को जो वेस्टर्न बॉर्डर से वहां से आपके अटैक्स आ रहे हैं, आपके उधर से टीटीपी से अटैक्स हर 2-4 दिन में हो जाता है, बलूचिस्तान में आपके अटैक्स हो जाते हैं। अभी आपके अटैक हुआ किसी मदरसा में जिसमें 5 लोग मारे गए, और उनके जो वो कहा जाता था जो तालिबान को पनपने का, वहां पर उनको पैदा करने का मदरसा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आर्मी ये चाह रही होगी, आर्मी अपना कंट्रोल तो पूरा चाहती है, परंतु अब उनसे कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। और मेरे विचार से अगर वहां पर स्टेबिलिटी लानी है, पीस लानी है, सिक्योरिटी लानी है, तो आर्मी को थोड़ा पीछे हटना होगा। और जो नॉर्मल सिविल सोसाइटी है उसके आगे आना होगा, और जो नॉर्मल पॉलिटिकल वहां पर हालात हैं उनको नॉर्मलाइज करना होगा, उनको स्टेबल करना होगा, नॉट द अदर वे राउंड। जो आर्मी सामने सीधे आएगी और वो काम करेगी, तो उससे तो मेरे विचार से तो हालात और खराब होने का अंदेशा है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर अगर हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, तो अफगानिस्तान के साथ आपने देखा कि हमारे जो है वो टर्म्स आपने खुद भी बताया जैसे कि खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। लेकिन भारत के साथ कैसे हैं? भारत के साथ आपको लगता है कि अब बातचीत शुरू हुई है? और हमारे तो बीच में एक बड़ा शोर भी मचा था कि दुबई में मीटिंग्स चल रही हैं। तो क्या कहेंगे आपके, वाकई में आपके जो है वो अफगानिस्तान के साथ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? हाँ, मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अभी भी क्योंकि प्रॉब्लम्स तो वही है, देखिए, इसीलिए अभी तक मेरे विचार से किसी देश ने उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया है। शायद चीन ने अपना वहां पर रिकॉग्नाइज किया, उनके एम्बेसडर को एक्सेप्ट किया है। तो मैं ये कहूंगा डी जोरे है, कानूनी तरीके से तो किसी ने डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दिया है, पर डी फैक्टो बहुत से देश हैं जो कि उनसे डील कर रहे हैं। यहां तक कि देखिए उनके जो 3 देश हैं जिनके साथ उनके सेंट्रल एशिया में, अगर मध्य एशिया के देशों में देखें, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उनके साथ उनके बॉर्डर्स मिलते हैं। और यहाँ तक कि और तजिकिस्तान के साथ तो उनके रिश्ते वैसे ही बड़े खराब हैं, क्योंकि उनके जो तजिक्स वहां पर रहते हैं, काफी तजिक्स हैं, कहते हैं करीब 8 मिलियन हैं या कितने हैं, और उनके हालात ठीक नहीं है, खराब हैं। और वो समझते हैं जो तालिबान उनके लिए बहुत, तजिकिस्तान के लिए, वहां की सरकार के लिए बहुत खतरा बने हैं, बन सकते हैं। परंतु वहां से भी बिजली काफी मात्रा में अफगानिस्तान को सप्लाई हो रही है, उज्बेकिस्तान से भी हो रही है, तुर्कमेनिस्तान से भी हो रही है। तो बात यह है जो ये जो चाहे मध्य एशिया के देश हो या और ईरान हो, वो समझते हैं जो अगर मतलब इनसे हमारे डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं है, परंतु वर्किंग रिलेशनशिप हम इनके साथ कर सकते हैं, ट्रेड रिलेशनशिप हम इनके साथ कर सकते हैं। और वही बात हो रही है, हम अपने जो असली मुद्दा है उसको नहीं छोड़ेंगे। जो वहां पर जो विमेन के राइट्स हैं उसको बहुत ऑपरेशन हो रहा है, गर्ल्स को आप पढ़ने नहीं दे रहे हैं, आप स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं,
जो वहां पर औरतें हैं उनको आप बाहर अकेले में जाकर काम नहीं करने दे रहे हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, पूरी दुनिया को उनसे दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत जो है वो है जो आप प्लोरलिस्टिक आपका सिस्टम नहीं है। आप खाली पश्तून को लेकर आपने वहां पर सरकार बनाई है, आपको और इंक्लूसिव आपको गवर्नमेंट वहां पर बनानी चाहिए। तो ये वाली दो बातें, और आपके यहाँ पर इतने सारे ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्दी के मुख में, चाहे वो आईसिस हो। अब यहाँ पर आपका भी आईएस पीके ने ही वो किया है, इस्लामिक स्टेट ऑफ केपी, ऑफ खुरासान प्रोविंस, खुरासान। आईएसकेपी ने किया। जी जी, आईएसकेपी ने किया है, अलकायदा है वहां पर। तो उनको ये है जो कहीं उधर से आतंकवाद और एरियाज में और क्षेत्रों में नहीं डेवलप कर जाए। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। परंतु फिर भी देखिए, भारत की तरफ से आपने देखा होगा जो 2021 में वो आए, तालिबान आया, परंतु हमने फिर भी उनको वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन, क्योंकि वो समय था कोविड-19 का चल रहा था, कोविड-19 की वैक्सीन भेजी, उनको बहुत सारी मेडिकेशन भेजी, यहां तक कि पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान हमको जाने का रास्ता नहीं देता है अफगानिस्तान में, परंतु 50,000 टन ऑफ वीट हमने वहां के लोगों के लिए भेजी, क्योंकि वहां पर मैल न्यूट्रिशन बहुत था, और वो हमने पाकिस्तान के थ्रू भेजी, और एज अ वन टाइम केस। पर उसके बाद हम और 50,000 टन चाबहार और वहां से आगे हम उस रूट से भेज रहे हैं। तो देखिए, एक तो हमने वहां पर कुछ अपने लोग अफगानिस्तान में तैनात किए हैं, जो हमारा एड जाती है, जो हमारा सपोर्ट जाता है, जो उनके लोगों की सहायता के लिए, नॉट फॉर द एड टू द गवर्नमेंट बट एड फॉर द पीपल। क्योंकि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनका तो भारत के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता है, कल्चरल सिविलाइजेशनल रिश्ता रहा है। आपने सुना भी होगा, अपने यहाँ पर एक किताब भी आई थी, उसके ऊपर फिल्म भी बनी थी, काबुली वाला, शायद आपने देखी। बहुत ही अच्छी, और एक बच्ची है वहाँ की, और इधर से भारत में, और वहां से वो काबुली वाला, काबुल से वो आते हैं। तो हमारे तो बहुत ही पुराना रिश्ता है। तो ये पीपल टू पीपल कनेक्ट को बनाए रखने के लिए, और जो तालिबान की सरकार है वो ये चाहते हैं जो भारत फिर से वापस आए अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जाने से पहले 2021 से पहले हमारे करीब $3 बिलियन के आरजू वहां पर प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो सलमा डैम हो, चाहे वो पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, चाहे वो जरान दिराराम रोड हो, या वो पूले कुमरी ट्रांसमिशन लाइन हो, और पूरे 34 डिस्ट्रिक्ट में वहां पर हमारे, जिसे कहा जाता है हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, तरीके की चीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो अब तालिबान चाहता है जो भारत फिर से वहां पर आए, भारत फिर से वहां पर काम करे। तो इसीलिए वहां पर मेरे ख्याल से दोहा में ये मुलाकात हुई थी, या दुबई में मुलाकात हुई थी, जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री वहां पर गए थे, और इनके जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है मुतक्की, तो उनके बीच में मुलाकात हुई थी, जो कैसे हम अपने कोलैबोरेशन को, कोऑपरेशन को और आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। हमें उन्होंने बिल्कुल ये कहा है जो वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे आतंकवाद का, दहशतगर्दी का, जो कि भारत के विरुद्ध उसको किया जाए। आपको याद है जब पहले बार तालिबान की सरकार आई थी 1990 में, तब तालिबान ने पाकिस्तान के थ्रू कश्मीर में बहुत ऐसे दहशतगर्दी के किस्से किए थे। तो हमारा यही, जब वो आए थे, हमको मालूम है मसूद अजहर वहां पर गए थे उनसे मिलने के लिए, उनकी लीडरशिप से मिलने के लिए, जो हमने आपकी सहायता की है अमेरिका को यहाँ से, अफगानिस्तान से बाहर करने की। अब आप हमारी सहायता करिए, जो आप कश्मीर हमको दिला दीजिएगा। आपको ये भी याद होगा, आपके कुछ सर फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की बात आप कर रहे हैं? नहीं, फैज हमीद की नहीं, मैं कह रहा हूँ मसूद अजहर गए थे वहां पर, उनकी, अच्छा, हाँ हाँ, वो उनके ये आपके जैश के जो लीडर हैं वो वहां पर
गए थे अपने लेवल पर बात करने के लिए। फैज हमीद तो गए थे 15-16 अगस्त को 2021 में वहां पर देखने के लिए जो हम क्या कर सकते हैं वगैरह। नहीं, द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जो उन्होंने कहा नाउ अब तालिबान के लिए इट इज टाइम टू पे बैक। वो कंदहार में गए थे मसूद अजहर, और उनके तालिबान की लीडरशिप से मुलाकात हुई थी। तो इसीलिए हमें ये शक शुबा था, जो जब तालिबान आता है तो पहले की तरह तालिबान विल बी यूज्ड बाय पाकिस्तान टू लॉन्च ऑफेंसिव्स इन इंडिया, कश्मीर में हमारे यहाँ पर। उस समय बहुत 1990 के दशक में जब तालिबान आया था वहां पर सरकार में, तो तब काफी उन्होंने वो किया था, भारत के विरुद्ध बहुत दहशतगर्दी के ऐसे केसेस हुए थे। तो अब भी ऐसा ही अंदेशा था, परंतु इस बारी ऐसा नहीं हुआ। और हमारा यही कहना था, जो आप देखिए, जो अफगानिस्तान की जमीन जो है वो उसलिए इस्तेमाल नहीं होती है जो भारत के विरुद्ध टेररिस्ट अटैक किए जाए। तो अब बातचीत उनके साथ हो रही है, बट इट्स अ स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल कैलिब्रेटेड अप्रोच, जो हम उनके साथ वर्किंग रिलेशन जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं। होना तो खैर यही चाहिए सर, लेकिन फिर भी कि जैसे आप लोगों के टर्म्स अच्छे हो रहे हैं, लेकिन ये कि क्या तालिबान पे, मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगी, तालिबान पे भरोसा किया जा सकता है? आप ट्रस्ट कर सकते हैं तालिबान पे? इसलिए कि इससे पहले तो इन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं इन्होंने गलत काम ही किए हैं, या कह लीजिए कि जो कुछ हुआ है प्रॉब्लम जो है वही क्रिएट की है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आरजू। ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अगर ट्रस्ट करते तो तब जो हमारे रिलेशंस हैं कहीं तेजी से और आगे बढ़ते। तो इसीलिए जिसे कहा जाता है ना, हिंदी में कहावत है, जो दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है, जो कोई ठंडी चीज है उसको भी फूंक मारता है। तो ये भी है, वो सभी कुछ कहते हैं, हम सभी कुछ आपके लिए करेंगे, आप फिर से वापस आइए, फिर से हमारे साथ कोलैबोरेट करिए, फिर से यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं फिर से आप लीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, हम सब सहायता करेंगे, आपके विरुद्ध कोई वो नहीं, टेररिस्ट एक्शंस वगैरह नहीं होंगे। आप देखिए हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्टेबिलिटी है, हम तो बिल्कुल किसी के विरुद्ध टेररिस्ट एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो वो तो ये बताने का बहुत प्रयास करते हैं। तो इसीलिए तो अभी देखिए अब 4 साल होने को आ गए हैं, 2021 में आए थे, 21, 22, 23, 24, तो 4 साल होने को आ गए हैं। परंतु फिर भी बहुत धीरे धीरे करके हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ वो डेवलप हुए हैं, और मैं समझता हूँ आगे भी चलते हुए हम बहुत ही देखभाल करके, छानबीन करके हम उनके साथ और संबंध ले जाएंगे। देखते हैं सर किस तरीके से ये चीज आगे बढ़ती है, इसलिए कि तालिबान पे तो हम लोग भी भरोसा नहीं कर सकते, और शायद बाकी लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए। देखिए आप जब 2021 में आए थे आरजू, तो आपकी जो हुक्मरान थे इमरान खान, उन्होंने कहा था जो हमने तो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, हमने तो स्लेवरी की टैकल्स को हमने खत्म कर दिया है जो। और उन्होंने बहुत ऐसे कहा था, अपनी छाती ठोक कर कहा था, जो ये हमारा ही करिश्मा है, हमारी ही इसमें वो बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है तालिबान को वापस लाने के लिए। और मेरे ख्याल से बहुत गलत फहमी थी उनको तब, जो तालिबान जब आ जाएगा तो हमारे लिए, जैसे वो कहते हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगा। अगर हिंदुस्तान के साथ हमारी लड़ाई होती है तो हमें ये अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगा। परंतु ये तो बहुत ही मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिक एरर थी, मिस रीडिंग ऑफ द सिचुएशन था, जो ऐसे मालूम होना चाहिए था। ये ड्यूरांड लाइन तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं की है अफगानिस्तान में। मतलब पहले भी तालिबान थे तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी, इन्होंने तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं की है। और वहां पर जो पाकिस्तान ये सोच रहा था, जो अफगान तालिबान इनके विरुद्ध काम करेगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के विरुद्ध, तो वो तो भी नहीं है, क्योंकि ये टीटीपी ने तो उनकी सहायता की है इधर अमेरिका में, या जो आईएसएफ फोर्सेस थे, नेटो फोर्सेस थे, उनको भगाने के लिए। तो वो फिर अफगान तालिबान उनके विरुद्ध कैसे कोई एक्शन ले सकता है? तो मैं समझता हूँ बहुत ही
मिस जजमेंट और मिस रीडिंग ऑफ द सिचुएशन थी, जिसका अनफॉर्चुनेटली अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। परंतु मैं यही कहूंगा दैट द बेस्ट बेट फॉर पाकिस्तान इज टू ट्राई एंड मेंड इट्स रिलेशंस, जो अपने ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ उसको बेहतरी की तरफ करें। अपने आतंकवाद दहशतगर्दी की तरफ को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो छोड़ दें। आपके ये वहां देखिए अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, वो सेलिब्रेशन का टाइम होना चाहिए था। अब चैंपियंस ट्रॉफी में आपके वहां पर उधर से दहशतगर्दी के एक्शन हो रहे हैं। सो मतलब सारा जो फोकस है रादर देन इन अ सेलिब्रेटरी मूड, वो सारा फोकस उस पर हो गया, जो किसने किया, किसने उसका एक्नॉलेज किया है, जो हमने किया है इसमें, और कितने लोग मारे गए हैं। तो ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बनकर आ गई है। सर हमारे यहाँ एक और भी बात कही जाती है, वो ये कि मैं कंबल को छोड़ रहा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो अब यहाँ पे जो ये भी है कि जो टेररिस्ट बनाए गए या जिनको सपोर्ट किया गया, जिन लोगों को पहले फ्रीडम फाइटर कह के और क्या कुछ कहकर, तो अब ये पीछा छुड़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा, वो भी अगर बहुत ही सिंसियरली काम किया गया तब। हाँ नहीं, ऐसा पर होगा। करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए मुस्तकबिल उस पर डिपेंड करता है। मैं समझ सकता हूँ और मैं जानता हूँ जो आप के यहाँ ये लोग कहते हैं, जो भाई देखिए हमने इतना एक्शन लिया है, इसीलिए हम ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से हम निकले हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो कहूँगा जो भाई आप वहां पर गए ही क्यों, आपने ऐसे काम किए होंगे तभी तो आप गए थे वहां पर। परंतु आप ठीक कह रहे हैं, इसमें आपको फ्यूचर देखना चाहिए। आपको अपना जो आगे क्या होने वाला है, जो इसमें आप सोच लें, जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स और एडवांटेज मिल जाएगा अगर आप इनके साथ अपने ताल्लुकात बनाए रखेंगे और इनको सपोर्ट करते रहेंगे। अगर आप इनके उस चंगुल से निकल जाएंगे अच्छी तरह, सबसे बड़ा फायदा आरजू हिंदुस्तान का नहीं होने वाला, किसी और देश का नहीं होने वाला, आपका होने वाला है। आपको जो स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको जो शांति, सुकून, अमन मिलेगा, वो आपके लोगों के लिए फायदा होगा, आपकी इकोनॉमी के लिए फायदा होगा। आपका जो प्रेस्टीज है पूरी दुनिया में, जो इन्फ्लुएंस है, जो इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आता है, वो सब आएंगे आपके पास, फायदा आपको होगा। और उसमें एक भारत के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपने देखा है हिंदुस्तान ने जब भी हमारे किसी पड़ोसी को कोई जरूरत हुई है तो भारत सामने आया है, उसने कदम उठाया। पाकिस्तान भी उसी श्रेणी में आ जाएगा। ऐसा ही है सर, लेकिन ये लोग अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी, इसलिए कि इनकी पॉलिसीज की वजह से ही पाकिस्तान आज इस मुश्किल में है। और एफएटीएफ में तो ये 4 बार जा चुके हैं, तब शायद इनको आदत हो गई। अभी तो फिर बात हो रही है कि कहीं फिर ना भेज दिया जाए, तो मुझे लगता है ये मिस कर रहे हैं वहां पे। लेकिन ये क्या हो कि कोई कुछ लोग जो है वो आप जैसे लोगों को सुने और पॉलिसीज अपनी ठीक करें, इसलिए कि जैसे आपने कहा बिल्कुल उसमें पाकिस्तान का ही फायदा है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक ऑलवेज यू अ सर, प्लेजर। थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू।